हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन हैं जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करा दिया था। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। और हम लोग देखिए मॉडल टेस्ट भी कवर कर रहे हैं। तो साथ साथ हम लोग 2-3 प्रकार की वीडियोज़ को कवर कर रहे हैं। मॉडल टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, साइंस का एक अलग सीरीज स्टार्ट हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी फायरमैन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी शब्द के पहले जोड़े जाने वाले शब्द या शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अति उपसर्ग जोड़ना है किसमें, आचार शब्द में। तो ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, अति जोड़ आचार इक्वल टू अत्याचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट करते चलिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द जो है आवट प्रत्यय से नहीं बना है। तो आवट प्रत्यय से जो है इसमें से शब्द जो नहीं बना है वो आपका हो जाएगा चिकनाहट। चिकनाहट में आहट प्रत्यय है। ठीक है फ्रेंड्स, आवट प्रत्यय जो है देखिए लिखावट में है, सजावट में है और थकावट में है। चिकनाहट में आहट प्रत्यय है। और देखिए प्रत्यय क्या है, तो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्द या शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ। कलेजा फटना का अर्थ क्या होता है, असहनीय पीड़ा होना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, असहनीय दुख होना। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, यानी कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध लिखा गया है। सभी वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें से जो हो जाएगा निराशा की बदली छाई हुई है, यह वाक्य शुद्ध दिया गया है। किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि आपसे प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है इसमें से ये पूछा गया है। तो प्रस्तर का पर्यायवाची जो है ये पाषाण हो जाएगा, पाहन हो जाएगा, उपल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उत्पल जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद पाषाण, शिला, पत्थर ये सब जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पल जो है ये प्रस्तर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थभेद इसमें से कौन सा है। तो देखिए अवलंब मतलब क्या होता है, तो अवलंब का मतलब जो होता है वो सहारा होता है। और अविलंब का मतलब क्या होता है, शीघ्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें से कौन सा है। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरिए। बालक चांद, खाली स्थान दिया गया है, देख रहा है। तो बालक चांद की तरफ देख रहा है, की तरफ राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंग्रेजी के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। आई बेग योर पार्डन, खाली स्थान दिया गया है बिंग लेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा बेग समबडी पार्डन, मतलब इसका होता है टू आस्क समबडी टू फॉरगिव यू। तो टू बेग, आई बेग यू टू पार्डन फॉर बिंग लेट, यानी कि मैं लेट आया हूँ इसके लिए मैं आपसे क्या मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिएगा कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ से यहाँ तक पार्ट 1 है, फिर यहाँ से पार्ट 2 है, यहाँ से पार्ट 3 है और यहाँ तक पार्ट 4 है। पूछा गया किस पार्ट में एरर दिया गया है। इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। तो यहाँ पर जो एरर दिया गया है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, हाँ देखिए यहाँ जो हो जाएगा इन द लास्ट वीक नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वीक का प्रयोग होगा, इन द लास्ट वीक नहीं होगा, केवल लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम, केवल लास्ट वीक होगा। तो ये वाला जो पार्ट है वहाँ पर एरर है। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। तो देखिए लुक आउट
यू, क्या होगा यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स में, लुक आउट, यू विल फॉल, ठीक है, विल फॉल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिएगा कि आई एम राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी, यहाँ पर कह रहा है कि कन्वर्ट इन इंट्रोगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, ए शॉर्ट स्टोरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा एम आई राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, प्रश्नवाचक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, एंटोनिम है होस्टाइल का, तो देखिए होस्टाइल मतलब क्या होता है, विरोधी होता है, तो इसका अपोजिट आपसे पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एमिकेबल, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें सिनोनिम पूछा गया है डिस्टिंग्यूश का, तो डिस्टिंग्यूश का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है आपका भेद करना, ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देख लीजिएगा कि इसमें पूछा गया है, इडियम फ्रेज है कि ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए ये हो जाएगा ए मैन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ठीक है, या मैन ऑफ नो सबस्टांस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि गरीब आदमी की बात कही जा रही है। उसके बाद देखिएगा कि बम्बई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए बम्बई में 1885 में WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में गुरुदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसका स्थापना एओ ह्यूम ने 1885 में किया था, उस समय कौन था वायसराय, लॉर्ड डफरिन था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था, तो देखिए अशोक जो था इसने उज्जैन और तक्षशिला में सफलतापूर्वक विद्रोहियों को पराजित किया था। कन्नौज भी अशोक के साम्राज्य का एक अंग था, मद्रास नहीं था, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथ क्या था, तो चौथ और सरदेश मुखी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चौथ और सरदेश मुखी, ये दो जो थे शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाला कर था। चौथ जो था किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले ली जाने वाली जो है थी रकम थी, और सरदेश मुखी जो था इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से लगाया गया भू संपत्ति कर था चौथ, ठीक है फ्रेंड्स। शिवाजी ने, ध्यान रखेंगे, मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था, एक 1664 में लूटा था और एक बार 1670 में लूटा था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था, देखिए फ्रेंड्स एक हम लोग जो है मॉडल टेस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं, मॉडल टेस्ट करीब 6 से 7 मॉडल टेस्ट मैंने कवर करवा दिया, उसमें भी 100 क्वेश्चन है, और एक प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर रहे हैं, ये दूसरा सेट है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हम कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। और कल मैंने साइंस का 400 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है, मैंने 80 क्वेश्चन कराया है पहला वीडियो में, 5 वीडियो में मैं आपको 400 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का 5 वीडियो करा करके 800 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दूंगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा लोग। दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे, तो ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और यह मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजा नरसिंह देव प्रथम। उसके बाद देखिएगा कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों, तो देखिए क्यों होती है, तो देखिए जब चंद्रमा पूर्ण या नया होता है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल मिश्रित रूप से समान होता है। इस अवधि के दौरान ज्वार बहुत ऊंचे होते हैं और भाटा बहुत नीचा होता है, इसे बृहत ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखा में होने पर यह स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटे में योगदान देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो ये हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी और फ्रेंड्स यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, तो ये सिख गुरु जो थे यह सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के पुत्र गुरु हरगोविंद थे, यानी कि सिखों के छठे गुरु। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो थे मुगलों के कट्टर शत्रु थे और उन्होंने अपने अनुयायियों को स्वस्थ रखने और मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करने को कहा और स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, ध्यान रखें, कहीं कहीं आपको गुरु गोविंद सिंह भी मिलेगा, लेकिन गुरु हरगोविंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। उसके बाद देखिए भारत में किसके शासनकाल के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो देखिए उस समय पूछा गया है कि उस समय गवर्नर कौन था, तो देखिए उस समय जो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय था। ठीक है, वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल वायसराय, क्योंकि 1858 में जो था लॉर्ड कैनिंग को पहली बार वायसराय बनाया गया था, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था, तो उस समय से वायसराय चलता आया। और आज़ादी जब हुआ 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय प्रथम स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। तो देखिए वायसराय उस समय कौन था, तो वायसराय उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो है ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1919 में। और ये क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन, तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो था दरअसल मुख्यतः मित्र राष्ट्रों की सेना के रूप में, विशेष रूप से जो मित्र राष्ट्र की सेना थे ब्रिटेन के विरुद्ध तुर्की के खलीफा के पक्ष में मुसलमानों का समर्थन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हैली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है, तो आपको पता है कि यह 76 वर्षों में। भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स कौन करता है, तो ये करता है राज्य सरकार। ठीक है, भारत में नगर निगम के प्रशासनिक कर्मचारियों की अध्यक्षता करने हेतु नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा और अधिकांशतः प्रांतीय लोकसभा के अधिकारियों में से की जाती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी, तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कासिम बाजार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, तो देखिए भूबद्ध सागर जो है ये अरल सागर है, मृत सागर है, उसके बाद कैस्पियन सागर है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में अरल सागर। ठीक है, अरल सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर, ये सभी जो है भूबद्ध हैं। उसके बाद देखिएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, शिव समुद्रम जो है यह कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, तो देखिए विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की जो स्थिति है वो चौथी है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर रसिया है, तीसरा स्थान पर चाइना है और फिर भारत का स्थान चौथा है। उसके बाद देखिए प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन इसमें से कौन सा है, तो डच KLM जो है यह सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, 7 अक्टूबर 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सुलभ राजवंश की स्थापना किसने की थी। सुलभ राजवंश की स्थापना जो है ये किया था नरसिंह ने। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सुलभ वंश के बाद जो है तुलुभ वंश की स्थापना हुई थी। तुलुभ वंश जिसके शासक कृष्णदेव राय थे, तुलुभ वंश की स्थापना जो है वीर नरसिंह ने किया था, वीर नरसिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो बांदीपुर जो है फ्रेंड्स ये कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक राज्य में ये है मैसूर में। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है, तो भारत में मांस जो है और पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र जो है ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, तो देखिए इसमें से अगर रौफ की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का है, झोरा जो है ये उत्तराखंड का है। ठीक है, उसके बाद विधि जो है विधि यह आंध्र प्रदेश का है, सुई सिनी जो है यह राजस्थान का लोक नृत्य है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। देखिए फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा
और आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो कार्य है उसका निर्वहन करेगा। और आर्टिकल 67 जो है उसको हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया से संबंधित है और यह अनुच्छेद वर्णन करता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत यानी कि कुल सदस्यों में से 50% से अधिक सदस्यों की सहमति और लोकसभा के सामान्य बहुमत उपस्थित दलों में से 50% सदस्यों की सहमति से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए था यह त्रिस्तरीय था। और देखिए ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होना चाहिए था, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। उसके बाद देखिएगा कि भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है। तो देखिए ये जो पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जो है यह कृष्णा और गुंटूर जिलों के किसानों के लाभ के लिए आंध्र प्रदेश की 2 प्रमुख नदी गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है फ्रेंड्स पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना इसकी शुरुआत 2016 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसको राज्य को समर्पित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम। तो प्रथम भारतीय जो हैं व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले ये अभिनव बिंद्रा हैं। दूसरे व्यक्ति बन गए हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिरोजाबाद किस लिए विख्यात है। तो फिरोजाबाद जो है यह चूड़ी के लिए फेमस है, कांच की चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार सही है। दिल्ली सल्तनत का जो वंश था वो दिया गया। तो सबसे पहले गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी वंश। तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शन को आप देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन दिख रहा है। तो देखिए मैंने क्या बताया, गुलाम, उसके बाद खिलजी, खिलजी के बाद क्या तुगलक। देखिए खिलजी से स्टार्ट हो रहा है, खिलजी तुगलक सैयद और आखिर में लोधी। यहाँ गुलाम वंश नहीं दिया गया तो गुलाम, ठीक है, उसके बाद खिलजी तुगलक सैयद और लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें। और यहाँ देखिए आंसर जो दिया गया है ये पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा कालक्रम अनुसार सही है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स चौरा चौरी कांड जो हुआ था ये फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये फरवरी 1922 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ। उसके बाद मार्लेमेंटो सुधार ये 1909 में, डांडी मार्च 1930 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 में। तो अब आप क्रम बना लीजिए, सबसे पहले हो जाएगा मार्लेमेंटो यानी कि 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 1919 में 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 1922 यानी कि पहला, और फिर हो जाएगा आखिर में डांडी मार्च यानी कि 3। 2 4 1 3। अब यहाँ पर आइए 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, तो ये 2 ग्रह हैं, शुक्र है और यूरेनस है। तो यहाँ पर देखिए शुक्र दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी कथन को पढ़ लीजिए और फिर आंसर बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें से जो कथन सही नहीं है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, ये गलत दिया गया। तो गलत कथन ही ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है यह अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ है, ठीक है, भारत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरी को पश्चिम से पूरब की तरफ लगाएं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से देखिए पश्चिम से पूरब आना है। तो ये देखिए कोयली जो है ये कहाँ पर है, गुजरात में है। उसके बाद देखिएगा बोई गांव जो है ये असम में है, मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में, हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में। तो अगर हम क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले पश्चिम से आना, तो ये कोयली हो जाएगा। कोयली के बाद क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मथुरा हो जाएगा। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, हल्दिया, और फिर बोई गांव असम आ जाएगा। तो 1 3 4 2
1342 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार किया। तो फ्रेंड्स ये जो था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, ठीक है, और मार्लियामेंटो पूछा जाएगा तो ये 1909 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा वेद तैत्रेय और वजासनेयी में विभक्त है। तो देखिए यजुर्वेद जो है यह 2 भाग कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित है। कृष्ण यजुर्वेद में 4 संहिताएं कत्थक, कपिशथल, मैत्रेयी और तैत्रेयी ये शामिल हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यजुर्वेद। और एक जो मैंने अभी बताया था कि शुक्ल यजुर्वेद में एकमात्र संहिता के रूप में कौन सा वनाशनेयी है, तो यहाँ पर वनाशनेयी पूछा गया है और तैत्रेयी, तो ये यजुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद जो है यह गद और पद दोनों में है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था ये जो लाया जा सकता है केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पनामा की सीमा से नहीं सटा हुआ है। तो देखिए इसमें से कोस्टा रिच जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए प्रशांत महासागर, कोलंबिया, वेनेजुएला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोस्टा रिका। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है कि 14 वर्ष से यहाँ पर अनुच्छेद होना चाहिए था, ठीक है, अनुच्छेद ज़्यादा उपयुक्त होगा कि कौन सा अनुच्छेद जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी उद्योग या खान या किसी दूसरे जोखिम भरे यानी कि खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जाएगा। तो ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 24 है, ठीक है फ्रेंड्स। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसी में ये आता है। उसके बाद देखिए किसके शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो देखिए 1911 में जो है फ्रेंड्स इसको राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने का निर्णय लिया गया था, घोषणा किया गया था, और 1912 में फाइनली जो है राजधानी दिल्ली बनी थी, और उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग था। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में, उस समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात कही गई थी। उसके बाद देखिए नेहरू रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था। नेहरू रोजगार योजना, चारों ऑप्शन देखिए। तो देखिए नेहरू रोजगार योजना जो है इसकी शुरुआत 1989-90 में हुई थी, ठीक है, 1989-90 में हुई थी, और यह शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कि संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन सा है। तो ये जो उच्चतम प्राधिकरण है ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था। तो ये अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी का स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने किया था, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। उसके बाद देखिए 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ़ कहाँ का रहने वाला था। तो अब्दुल लतीफ़ जो था यह 1600 ईस्वी के आसपास में यानी कि लगभग 1600 ईस्वी में बिहार की यात्रा किया था, और यह ईरान का निवासी था, तो ईरान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था। तो बिहार शरीफ का जो था ये प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार राज्य के प्राचीनतम और नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म असत्य है। तो देखिए इसमें से असत्य पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वैशाली भागलपुर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए वैशाली के अवशेष वर्तमान वसाड़ गांव में पाए गए हैं, ध्यान रखेंगे। और वैशाली महाजनपद जो जनपद काल था उस समय वैशाली जो था लिच्छवियों की राजधानी रही थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये भागलपुर वैशाली नहीं है, ठीक है। जब बाकी वज्रासन बोधगया, उदंतपुरी बिहार शरीफ और पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है, वैशाली भागलपुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। तो फ्रेंड्स यह भागलपुर में है। उसके बाद देखिए बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। अब देखिए यहाँ पर जो है ऊपर संस्थान दिया गया है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, और नीचे इनका स्थापना वर्ष दिया गया है, ठीक है, नीचे जो है इनका स्थापना वर्ष दिया गया। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सीधे, अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना, इसका जो स्थापना हुआ था ये 1955-56 में हुआ था, ठीक, 1955-56 में हुआ था। वैशाली संघ की बात करें तो 1945 में। उसके बाद देखिए प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान जो कि वैशाली में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में। मैथिली साहित्य परिषद, इसकी स्थापना 1939 में। कला भवन पूर्णिया, इसकी स्थापना 1955 में, ठीक है।
तो अब आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा एक बार। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक चुंबक को एक कुंडली यानी कि कॉइल की और एक तेजी से दो धीरे से लाया जाए तो प्रेरित विद्युत बल का यहाँ पर देख लीजिए, चारों ऑप्शन में से पढ़ करके बताइए। तो देखिए इसमें क्या होगा कि फ्लक्स के परिवर्तन की दर की स्थिति जो है एक में अधिक होगी, यानी कि स्थिति एक में अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और पढ़िए, एक चुंबक को एक कुंडली की ओर पहला कंडीशन तेजी से लाया जाता है, दूसरा कंडीशन धीरे से लाया जाता है, तो प्रेरित विद्युत बल क्या होगा, तो स्थिति वन जो है यानी कि तेजी से लाया जाता है उसमें अधिक होगा। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। कितने समय में, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ और हाँ, कितने समय में प्रकाश 2 मिमी, ठीक है, 2 मिलीमीटर मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकता है यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समय पूछा गया है, टाइम निकालना है। और यहाँ पर आप मान लीजिए x इक्वल टू ये जो प्रकाश की कितने समय में प्रकाश 2 mm की मोटाई के कांच में, तो x इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 mm दिया गया। इसको मीटर में बदल लीजिएगा 2 mm को, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए आपको म्यू इक्वल टू दिया गया है, वर्तनांक जो है ये 3/2 दिया गया है। अब आपको फॉर्मूला आता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, C/V होता है। आपको भी निकालना है यहाँ से, तो देखिए V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा C/μ, ठीक है। C हो जाएगा आपका कितना, 3 × 10⁸, ठीक है। और अभी म्यू जो है ये हमने दिया हुआ है यहाँ पर 3/2। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे 3 × 10⁸ बटा 3/2 को, तो यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या करें, आपको टी निकालना है। टी इक्वल टू कितना, एक्स कितना दिया गया, 2 mm दिया था, तो 2 × 10⁻³ मीटर में हमने चेंज किया था। और अभी हमने भी निकाला है, तो कितना है यहाँ पर भी देखिए 2 × 10⁸ दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर इसका निकल के आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -8 आ जाएगा, -10⁸, 10 माइनस वहाँ पर 8 हो जाएगा, और ऊपर जो है 10⁻³ है, तो ये 10⁻11 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, V और T का ग्राफ है। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु, अब इस ग्राफ को देखिए, वस्तु एक समान गति में है, बिल्कुल देख रहे हैं एक समान गति में है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक समान गति में है। उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 49 न्यूटन दिया गया है, तो देखिए आपको W इक्वल टू कितना दिया गया है, 49 न्यूटन दिया गया है। आपसे इसका क्या पूछ रहा है, मात्रा यानी कि M पूछा जा रहा है। तो W इक्वल टू कितना होता है, M × G होता है। W दिया गया है, M निकालना है, तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, W/G हो जाएगा। W 49 दिया गया है और G कितना था, 9.8 होता है। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम करके देखिए, 49/9.8 को सॉल्व कीजिए, ये 5 किलोग्राम आ जाएगा। 0 यहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये 49 दूना हो जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, जब लोहा एक गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद क्या है, तो ये प्राप्त उत्पाद जो है ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, FeS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा, लौह सल्फाइड, ठीक है, लौह सल्फाइड। उसके बाद देखिए कि 360 ग्राम जल शुद्धता दर्शाता है, तो यहाँ पर देखिए सभी दिया गया है और यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, 1 सही है, 2 सही है, इस प्रकार से बताना है। तो देखिए कह रहा है कि 360 ग्राम जल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जल जो होता है क्या है, H2O है, ठीक है। तो जल का 2 मोल जो है ये कितना हो जाएगा, 1 मोल 18, 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए 16 और 2 कितना है, हाइड्रोजन का, तो 18, तो 2 मोल, ठीक है। 2 मोल कितना हो जाएगा, 18 से गुना कर दीजिए, 36 हो जाएगा ना, 36 ग्राम। अब देखिए 2 मोल 36 ग्राम है, यानी कि 36 ग्राम 2 मोल है, तो 360 ग्राम कितना मोल हो जाएगा, 360 ग्राम जो है ये आपका कितना मोल हो जाएगा, 20 मोल हो जाएगा। तो एक तो ये वाला सही हो जा रहा है 20 मोल। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कह रहा है कि देखिए 18 ग्राम इक्वल टू कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻23 अणु होता है उसमें, अवगाद्रो नंबर। तो 18 का कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 अणु होता है। तो 18 का, तो हम अभी कितना है, 360 है, 360 का कितना होगा, तो ये कर दीजिएगा, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सही है और ये वाला सही है, तो यानी कि 2 और 4 सही है, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है।
उसी प्रकार से देखिए 0.02 मोल HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है, तो परिणामी पीएच का इसका पीएच मान पूछा गया है। तो देखिए HCl का मोलर सांद्रता अब निकालेंगे, मोलर सांद्रता। तो देखिए ये मोलर सांद्रता कितना हो जाएगा, इसका कितना दिया गया है, HCl का 0.02 मोल, कितना, 2 लीटर। ठीक है, अभी आप इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना चला जाएगा आपका 10 के पावर -2 हो जाएगा ना, 10 के पावर -2। तो यहाँ से आप देख लीजिए राइट आंसर कितना हो जाएगा, पीएच 2 हो जाएगा। उसके बाद सेम देखिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कितना, तो ये -1 और या फिर 2/3। उसके बाद देखिए डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो विकिरण की किस समृद्धि से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इनको प्रकीर्णन के लिए दिया गया था, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, और 1930 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अमोनिया यूरिया में बदलती है, अमोनिया यूरिया में जो है यह बदलती है लीवर में, यकृत में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है, तो फ्रेंड्स यह सेमीकंडक्टर बन जाता है, बाह्य सेमीकंडक्टर। उसके बाद देखिएगा प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भाषण यानी कि एक्सपोजर के प्रभाव की अपेक्षा रसायनों के मिश्रणों के प्रति उद्भाषण के प्रभाव अधिक होते हैं, इससे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जो है कहा जाता है सहक्रिया। क्या कहा जाता है, इनको सहक्रिया कहा जाता है। उसके बाद देखिए परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो आता है ये आपका चल जाएगा किसमें, डी ब्लॉक में। ठीक है, डी ब्लॉक में ये आ जाएगा। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, विन्यास लिख लीजिएगा, तो ये डी ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, देखिए डी ब्लॉक जो है आवर्त सारणी के समूह 3 से समूह 12 तक को डी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देख लीजिएगा कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये प्रयोग किया जाता है H2SO4 का, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि स्वपोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है शैवाल। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है बिना मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिना मिट्टी की खेती करने का तरीका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये आपका हो जाएगा फंगाई। ठीक है, फंजाई हो जाएगा, कवक, फंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और ये जो होते हैं गैर हरित विषम पोषित पौधे हैं, यानी कि ये अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखिएगा कि स्वपरागन का परिणाम क्या होगा, तो अंतः प्रजनन हो जाएगा स्वप्रजनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस मैंने बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद आपका हो जाएगा ओजोन, जलवाष्प। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा इसमें से दिया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह कौन से हैं। तो सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये 4 हो जाएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यहाँ पर दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एप्सम लॉन्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो एप्सम लॉन्ग है इसको कहा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 × 7H2 इसका फॉर्मूला होता है, और इसका उपयोग जो किया जाता है वो रेचक यानी कि दस्तावार के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है, समस्थानी कहा जाता है। राइट आंसर इसका आइसोटोप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 100 डेसिबल का शोरगुल यानी कि नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो 100 डेसिबल का जो है ये आपका हो जाएगा कहाँ से, तो ये जो कारखाने के शोर हैं, यंत्र कारखाने से। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान वार्तालाप का कितना हो जाएगा, तो 30 से 40 डेसिबल का होता है समान वार्तालाप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है। तो अम्लीय वर्षा SO2 और प्लस NO2।
ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा हो जाएगा इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है मलेरिया पैदा करता है। तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और यह मादा एनोफिलीज मच्छर जो है इसका वाहक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पादप में मूल रोमों की मूल भूमिका है। तो मूल भूमिका मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना है। तो देखिए, मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होता है लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और लाइकोपिन जो है ये क्या है फ्रेंड्स, बताइए। तो लाइकोपिन जो है यह एक प्रकार का कैरोटीनॉइड है। ठीक है, कैरोटीनॉइड। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं पराबैंगनी की क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्ण कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह जो है इसका नाम क्या है। तो यह है फ्रेंड्स फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। तो ये उभयलिंगी सराई कहलाता है। ठीक है, तो देखिए उभयलिंगी सराई ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप, जल, क्लोरोफिल इन सब की ज़रूरत होती है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स 99 से लेकर के 100 तक में मैथ के क्वेश्चन है। मैं फटाफट इनका आंसर बता देता हूँ। फ्रेंड्स आप वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर 22,000 सब्सक्राइबर हैं। 93 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर 920 रुपये हो जाएगा। और 95 का देखिए, 95 का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 40 घंटे आएगा। इसका आंसर 40 घंटा। तो देखिए 40 घंटा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। उसके बाद 96 का देखिएगा। 96 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, 96 का करेक्ट आंसर 462 वर्ग मीटर आ जाएगा। 97 का देख लीजिए। 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 97 का 8610 रुपया। 8610 रुपया जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। 98 का देखिए। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। 99 का करेक्ट आंसर जो है ये आपका हो जाएगा 352/7 वर्ग सेंटीमीटर। 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2